अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद से मिलने उनके आबाई गांव जिला खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के कस्बे तलम्बा पहुंचे। अजीज़ो अकारब के हमरा इस्तकबाल किया। जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा तलम्बा के साथ वाक़या मौज़ा मीरपुर के रहने वाला अब्दुल रज़ाक साजिद, जो एक किसान घराने में पैदा हुआ, वो किस तरह आज लंदन में बैठकर 22 ममालिक में काम कर रहा है। ये सफ़र कितना मुश्किल था। सफ़र मुश्किल भी था और कठिन भी था, लेकिन मंजिल बंदा टारगेट बना ले कि मैंने ये अचीव करना है और मेहनत करे, अल्लाह ताला बरकत बड़ी देता है। वरना मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँ जो दूसरे मुल्क चला गया और वो लंदन जब पहुँच कर फिर जो अल मुस्तफ़ा के काम का आगाज़ हुआ, तो मैं समझता ये हूँ जो हमने स्टार्ट में काम शुरू किया था ना, किसी फ़ीस दे देना है, किसी की किताबें लेकर दे देनी है, किसी को कपड़े लेकर दे देना है, ये आदत शुरू में पड़ गई थी ज़माना तलब इल्मी में, और उसी आदत को बढ़ाते बढ़ाते आगे हम चले गए। आपने तालीम तो पाकिस्तान में ही हासिल की, कहाँ कहाँ से हासिल की और कितनी की? मैं ला के यहाँ मुल्तान यूनिवर्सिटी से और BA किया मुल्तान से, और यहाँ सारी इसी इलाके में मेरी तालीम हुई, और इसी के बाद फिर मैं मुल्क से बाहर चला गया। आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तलबा तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर भी रहे, वो कैसे बन गए थे? मैं समझता हूँ कि तलबा तंजीमों में वह तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम है जिसमें किसी फ़र्द को नहीं देखा जाता, कारकर्दगी देखी जाती है और अराकीन वोट डालते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने मुसलसल काम किया शहर से लेकर ये तलबा शहर जो है, मैं इसका नाज़िम रहा, फिर ज़िला खानावाल का नाज़िम रहा, फिर पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं फिर मैं नाज़िम पंजाब रहा, फिर जाकर मरकज़ी सदर बना। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। इस छोटे कस्बे से उठकर मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मरकज़ी सदर था, तलबा की तरीक़ हिस्ट्री में सबसे बड़ा इज्तिमा किया मोची दरवाज़े में, ना मुझसे पहले को कर सका ना मुझसे बाद को कर सका। मैं सब मेरे लिए एजाज़ है। और उसके बाद पहले मैं जब पंजाब का नाज़िम था कि गवर्नमेंट का मुल्तान में, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार तमाम तलबा तंजीमों को बुलाया और तमाम उनकी जो सियासी जमातें थी उनको बुलाया, और वहाँ एक अमर फार्मूला पेश किया 5 सितंबर, मुझे अब तक याद है। ये वो दौर था जब 80 का, जब फ़िरका वारिद इस मुल्क में रूज पर थी, और नसरुल्लाह खां के अल्फाज थे, मुझे अब तक याद है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा तलबा की इत्मीनान नहीं देखा। वेलफेयर फाउंडेशन चलाना, खैराती अदारा चलाना बड़ा हसास काम है। इस पे इल्ज़ामात भी लग जाते हैं, पैसे का लेन देन होता है, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो इस सारी जो बहस है और ये जो कंट्रोवर्सी है, इससे कैसे बचते हैं? ये काम इंतहाई मुश्किल भी है और बहुत दुश्वार भी है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि जब आपकी नीयत साफ़ हो और मंजिल पर आपका निगाह हो तो मुश्किल आते हैं, लोग बातें भी करते हैं, हम बातें सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, लोग हमारे सर से पाँव तक हमें देखते हैं, लेकिन हमने मिशन वो है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, इंसानियत की बेहतरी करनी है। जब वो मिशन निगाह में हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सारी मुश्किलात नहीं जाती, ये तकलीफ नहीं जाती। जब मिशन ये हो कि हमें बड़ा काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा 22 ममालिक में काम कर रही है, फ़लस्तीन, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा यमन, सीरिया, ये तमाम ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क भी है, वहाँ हमारा दफातर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में, आपने देखा जैसे अमेरिका में हमारा दफ्तर कायम है, अल मुस्तफ़ा न्यूयॉर्क में भी और DC में भी, इस तरह कनाडा में हम दफ्तर कायम किया। लास्ट में वहाँ गया था इसी दिसंबर में, तो वहाँ भी हमने टोरंटो में हमने दफ्तर लिया है, वहाँ भी काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में हम दीगर ममालिक में जा रहे हैं इंशाअल्लाह। घर पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के लिए दावत का एहतमाम किया। पीर असलम बोदला और दीगर शख्सियात ने शिरकत की।
साजिद साहब जी हमारे इलाके की एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो बाद का लीडर या कारकुन हूँ, तो ये मेरे से पहले के लीडर हैं। ये ATI अंजुमन तुलबा इस्लाम बड़ी हमारे यहाँ उसकी उसकी ये सरबराही करते रहे, उसकी एक्टिविटीज़ में ये हिस्सा लेते रहे। तो इनकी जो शुरुआत है सियासत के उस सियासत की तरतीब से, वो समझता मैं तो समझता हूँ कि हमारे से बहुत सीनियर हैं। इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रखे हैं। नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया और दुआ की। ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और आसानियाँ भी। आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल कब और कैसे पेश आई? एक बार मैं लाहौर में था, मैं पंजाब का नाज़िम था ATI का, और मेरी वालदा फौत हो गई। मैं उसके जनाजे में न पहुंच सका। आज तक मेरे दिल में ये एक फीलिंग है कि मैं काश पहुंच सकता। क्या वजह हुई थी, क्यों नहीं पहुंच सका? ट्रैफिक की हड़ताल थी बसों की, वो पहली बस बहुत लेट यहाँ से निकली। जब घर पहुंचा तो जनाजा होकर उन्होंने दफना दिया था। ये एक मेरे दिल में हमेशा से रहा है कि काश मैं उस मौके पर वहाँ होता, अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारता। लाखों करोड़ों अरबों की डोनेशन जमा करते हैं, क्या कभी ऐसा मौका भी पेश आया कि आप खुद के पास 1 पाउंड भी ना हो, मुश्किल हालात हों, भूखे रहना पड़ा हो? ये ज़िंदगी में कई मरले आते हैं ऐसे, और मैं ये बताता चलूँ कि जितनी भी डोनेशन आती है आज तक मैं किसी चेक पर साइन नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये एजाज़ हासिल है कि मैं कभी किसी चेक पर साइन नहीं किए। बाकी टीम करती है, वही सारा काम करती है। और कई मौके ऐसे आते हैं कि जेब में एक पैनी भी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपनी टीम को, दोस्तों को ये फील नहीं होने दिया कि आज मेरी जेब में पैसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान में आपके कितने प्रोजेक्ट हैं और सालाना उन पर कितना खर्चा आ जाता है? पाकिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। हॉस्पिटल है, इसके अलावा वाटर है, फूड है, कुर्बानी है, और इसके अलावा जो मसाजिद की तामीरात हैं, स्कूल्स हैं और आर्फन हाउसेस हैं। इस पर मिलियंस, मैं समझता हूँ आई थिंक सो 4-5 मिलियन पाउंड एवरी ईयर सिर्फ पाकिस्तान में हम स्पेंड करते हैं। जब बाकी दुनिया में काम करते हैं तो पाकिस्तान तो हमारी माँ धरती है, इस मिट्टी में पैदा हुए। हम चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सके। आम तौर पर फलाही तंजीमें जो गैर मुल्कों से डोनेशन लाकर पाकिस्तान खर्च करती हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती जिनमें मुस्तकिल पैसे खर्च हों। वो आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाती हैं जिसमें एक दफ़ा पैसे खर्च हों और वो चलता रहे। लेकिन आपने तो पाकिस्तान में अस्पताल बना लिया जिस पर मुस्तकिल पैसे खर्च होते हैं, 2 और अस्पताल बना रहे हैं। तो ये आपकी जो फलाही तंजीम है उस पर बोझ नहीं बन जाएगा? बोझल तो होता है, लेकिन सब में फिर भी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब लोगों की ट्रीटमेंट होती है और लोगों की जब बिनाई बहाल होती है, उसमें रोशनी आती है और उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो एक नया हौसला देती है। और मैं समझता ये हूँ कि जितना हम स्पेंड करते जा रहे हैं उसी कदर हमारी जो डोनेशन है उसमें इजाफा हो रहा है। जब लोग काम देखते हैं, होता हुआ काम देखते हैं, तो लोग डोनेट भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से काम स्टार्ट किया है मुझे कभी भी ये परेशानी नहीं हुई कि ये काम कैसे होगा। अल्लाह ताला गैब से मदद करता है, हमारे डोनर के दिलों में अलमुस्तफ़ा की मोहब्बत पैदा करता है और लोग में डोनेट करते हैं और हम आगे लोगों पर स्पेंड करते हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श और खुशी का लम्हा कब देखा? सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा तो वो होता है कि जब किसी गरीब की आँख में आंसू आता है और वो हम कोशिश करते हैं कि उसको खुशी दें।
लेकिन वो खुशी से जब उसको मिनाई बहाल होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो एक इत्मीनान होता है दिल को, अल्लाह के हाँ में ये जो आंसू है ये बहुत कबूल होंगे। तो मेरा सबसे बड़ा व्यू ये है कि जो गरीब लोग हैं उनकी खिदमत करना ही अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी इबादत है। आपने खुद फ़लस्तीनियों के साथ जाकर होते मज़ालम देखे, रोहिंग्या के मौक़े पर जब उनके साथ जुल्म हो रहा था तो आप मौजूद थे, आप तुर्की के ज़लज़ले में मौजूद थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह लम्हात कौन से थे जो आपने देखे? तो जब मैं रोहिंग्या 2012 में गया तो बहुत मुश्किल वक्त था, 30,000 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया वहाँ, और मैं वहाँ मौजूद था। मेरे आंखों के सामने लोगों को जलाया जा रहा था और हम बेबस थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। बच्चे जो लिपटते थे हमारे साथ, रोते थे, औरतें मुझसे पूछती थी हमारा कसूर क्या है। तो वो लम्हे मैं कभी भूल नहीं सकता। अब भी मुझे कभी याद आता है तो मुझे रात की नींदें ख़त्म हो जाती है। अभी मराकज़ में ज़लज़ला है तो मैं नेक्स्ट डे वहाँ था, तो ये मंज़र देखे, लेकिन वो रोहिंग्या का मंज़र मैं कभी भूल नहीं सकता। लाहौर पहुंचे। अल मुस्तफ़ा आई ट्रस्ट अस्पताल पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। यहाँ सीनियर सर्जन्स आंखों का मुफ्त इलाज करते हैं। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मीटिंग रूम में आए। सबसे पहले मैं ये तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमान से दिल की था गहराइयों से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी मसरूफियत के दौर में यहाँ तशरीफ़ लाए। बड़े अहम लोग आए यहाँ हमारी दावत पर, जो हमें मुस्लिम बस्ती भी करते हैं, ताउन भी करते हैं। और उसके बाद पूरी टीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की दुनिया भर में काविशों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। बोर्ड मेंबर्स ने अदारे की कारकर्दगी को सराहा। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की रिहाइशगाह पहुंचे। अब्दुल रज़ाक साजिद के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया। खाने में चाइनीज राइस, कीमा, टिक्का कबाब और माश की दाल से तवाज़ु की गई। हॉन्सलो बरतानिया में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हेड ऑफिस पहुंचे। स्टाफ से मुलाकात की। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट दुनिया के कितने ममालिक में काम कर रहा है, और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आपका लैंडमार्क प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? अल मुस्तफ़ा इस वक्त दुनिया के 22 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। वहाँ नेटवर्क मौजूद है, वहाँ टीमें मौजूद हैं, और हमारा जो मेन जो हमने कई सालों से कोशिश के बाद किबला अव्वल जो पूरे मुसलमानों के लिए और बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक वो बहुत मुक़द्दस जगह है, तमाम मज़ाहब के लिए, जो उस्मानी किताबों को जो बिलीव करते हैं, तमाम मज़ाहब के लिए वो एक मुक़द्दस जगह है। मस्जिद अक्सा में काम करवा रहे हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर सिर्फ जो काम कर सकते हैं वो जो जॉर्डन गवर्नमेंट है सिर्फ वही कर सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने उनसे वादा हुआ है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? प्रोजेक्ट मिलियन का है। वो हमारा टारगेट तो ये कितना उस पर फंडिंग कर लें ताकि अगले 10-20 सालों के बाद उसको ज़रूरत न रहे फंडिंग की, हमेशा प्रोजेक्ट वो चलता रहे। मस्जिद अक्सा में किस नौइयत का काम हो रहा है? अक्सर अंदर एक तो कुरान क्लासिक होती हैं, फिर जो कुरान क्लास के अंदर जो लोग पढ़ने आते हैं, ख़वातीन भी और उसके अलावा आदमी भी, हम फैमिली को हम वोचर दे रहे हैं $2000 का एवरी मंथ, कि वो ये वोचर है, आप उस फलां शाह पर जाएं
और वहाँ चीज़ अपनी ख़रीद लें। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो मुसलमान हैं जो किबला अव्वल के इर्द गिर्द रहते हैं, सबसे मजबूर वही मुसलमान हैं और उनको वहाँ बहुत मजबूर किया जाता है कि ये जगह छोड़ के चले जाएं। अगर वो चाहें जिस कमरे बैठे इस कमरे की जगह पर वो चाहें कि हमने 50 लाख डॉलर लेना है तो उनको देने के लोग तैयार हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि उनकी किबला अव्वल से एक मुक़द्दस मोहब्बत है जिस वजह से वहाँ वो रह रहे हैं और हमारी मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें ताकि वहाँ आबादी हमारी कायम रहे। साहिद साहब ये बताएं कि जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट चैरिटी है, ये अगर बाकी चैरिटीज़ से इसका तकाबल किया जाए तो ये कितनी बड़ी है और कहाँ किस रैंकिंग पे है? अल मुस्तफ़ा इस वक्त जो बड़ी चैरिटी हैं यूकेज़ की उसमें इसका शुमार होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी टीम ने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि लोग हैरान होते हैं। आपका सालाना टर्नओवर कितना है? वो तकरीबन 10 मिलियन है हमारा साल का टर्नओवर। 10 मिलियन पाउंड। ये 10 मिलियन पाउंड यूके का। अच्छा। और अमेरिका और कनाडा का अलग है। आपकी चैरिटी बाकी चैरिटियों से क्या मुख्तलिफ काम कर रही है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो तमाम चैरिटीज़ करती हैं, जैसे इमरजेंसी आ गया है, लेकिन हमने जब काम का आगाज़ किया यूके में स्पेशल, तो मुझे याद है जब हमने आगाज़ किया तो मैंने तमाम मुस्लिम चैरिटी की वेबसाइट विज़िट की। मैं ये चाहता था कि ऐसा काम करें जो और कोई भी नहीं कर रहा था। हमने आई को सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जिनको बड़ा दावा है कि हम बड़ी चैरिटीज़ हैं वो मैं फॉलो कर रही हैं। पहले हमारा मजाक बनाते थे कि ये अंधों के लिए काम कर रहे हैं, इन पर कौन फंड देगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम कर दिखाया। इस वक्त तक 2 लाख से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लोगों के आँखों के। आपके स्टाफ में कितने लोग हैं? 10 से 15 लोग हैं जो चंद वॉलंटियर और मुल्कों में भी हैं? और मुल्कों में भी हैं, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी हैं और बाकी जहाँ जहाँ पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, सोमालिया है, फ़लस्तीन है, वो बाकी ममालिक के अलग अलग लोग हैं। हंसलो मरकजी मस्जिद आए। हंसलो मस्जिद के ट्रस्टीज के साथ मुलाकात की। ख्याल है ये सारे साथी ये काम कर रहे हैं, इनको कामयाबियाँ और कामरानी ता हमारे दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इनके ज़रिए हंसलो मस्जिद और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, तो इस लिहाज से ये भी काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह बरकत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जामा मस्जिद के तमाम ट्रस्टी मौजूद हैं, शफीक रहमान साहब, चौधरी मजीद साहब, जुबैर साहब और बाकी दोस्त, जो हमने मिलकर खिदमत खाल्क का जज्बा पैदा किया या हमने चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है हम ये करते रहेंगे मिलकर। यहाँ हम एक फूड बैंक बना रहे हैं जो तमाम बरतानी बसर लोगों के लिए एक सहूलत होगी, मुसलमानों के लिए, सब के लिए, तमाम कम्युनिटी के लिए यहाँ फूड बैंक देंगे और लोगों को फ्री औकात तकसीम करेंगे। जब पाकिस्तान से बरतानिया आए तो खाली हाथ थे, आज एक बड़ी चैरिटी जो है उसके सरपरस्त हैं, उसको चला रहे हैं, तो किन किन मुश्किलात से गुजरे? शुरू में सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ ये होती है कि आपने सेटल होना है, मकान लेना है, रोज़गार का इंतज़ाम करना है। जब आए तो कितने पैसे लेकर आए थे? मैं समझता मेरी जेब में उस वक्त कोई 200 रुपये थी जो मैं पाकिस्तान से आया, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया है कि हमने यहाँ मेरा मजदूरी भी की और साथ साथ चैरिटी का काम भी किया। आज अल मुस्तफ़ा जो है वो एक बड़े इदारों में शुमार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में भी कोई जॉब की? मैं सिक्योरिटी की जॉब करता रहा, फिर उसके बाद मैं छोटा बिज़नेस शुरू किया पर स्मॉल सा। उसके बाद जब चैरिटी रन की तो फिर मैं लंदन आ गया, लंदन के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन बारो ऑफ हॉन्सलो पहुंचे। मेयर लंदन बारो ऑफ हॉन्सलो अफजाल कियानी ने इस्तकबाल किया। मेयर हॉन्सलो ने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की टीम के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया।
आपने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को मेयर की चैरिटी भी डिक्लेयर किया है। मैंने दिल में ठानी कि जब भी मैं मेयर बना तो जो है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो होगी वो मेरी चैरिटी होगी, ऑफिशियल चैरिटी होगी। तो अल्लाह ताला ने इस दफ़ा मुझे ये मौका नसीब किया और मैंने अपने जो दिल का जो वो था क्या कहते हैं, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो मैंने इस दफ़ा पूरी की कि मैंने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को जो है अपनी मेयर्स चैरिटी बनाया और इंशाअल्लाह हौंसलों में और इस वक्त तमाम यूके में जो है मेरी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इनके इवन मेरे विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का जो है उसके पीछे लोगो है और उसके ऊपर लिखा हुआ कि प्लीज़ गिव देम डोनेशन। मेयर साहब, एक तो बड़ा एजाज़ है कि आप पाकिस्तानी हैं, यहाँ की आप एम्बेसडर भी रहे और अब हंसलो के मेयर हैं। आप ये बताएं कि अब्दुल रज़ाक साजिद साहब का जो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट है उसके बारे में आपकी राय और साजिद साहब की शख्सियत के बारे में क्या मुस्बत पहलू हैं, क्या मनफी पहलू हैं? साजिद साहब जैसा हम्बल इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और माशाल्लाह जहाँ पे भी इतने अपना इनका दिल जो है इतना नर्म है कि जहाँ इनको देखते हैं कि कोई आदमी मुसीबत में हो तो पूरी कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। पाकिस्तान में भी ये काम कर रहे हैं और मैंने इनके 2-3 जगह जो है मैं ख़ुद इनके साथ किया हूँ, विज़िट किया मैंने। आज़ाद कश्मीर में हमारे हरीपुर के साथ गाँव है कोट निजबुल्ला, वहाँ पे वो बल्कि मेरे अपने मामू हैं, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे कैंप लगाया जाए तो उन्होंने लगाया, तो मैं वहाँ पे भी गया। और इसी तरह जो है हमने डडियाल में इनके साथ जो है वो देखा मैंने जाके काम। मैं ये समझता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं ना वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की बात है, यहाँ यूके में भी माशाल्लाह ये यहाँ पे जो है यूथ के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये होमलेस के लिए काम कर रहे हैं और जो लोगों को जो मुश्किलात हैं फ्री फूड सप्लाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों एक तंजीम और एक शख्सियत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बैज लगाए और यादगारी सर्टिफिकेट्स पेश किए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के डोनर्स के साथ मीटिंग की। हम उन डोनर को बुलाएं जो हमारे साल कई सालों से कैंप करते आ रहे हैं। दूसरा मकसद ये था कि हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे अल मुस्तफ़ा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि छोटी सी टीम है लेकिन काम इतना बड़ा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे की जो स्टैंडर्ड है ये ऐसा मुझे देना ये जो हमारा काम करते हैं हमारे साथ करते हैं उनका भी स्टैंडर्ड का है, उनको हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इसमें सारी डिटेल है, कितने मरीज़ है, कितने लोग ऑपरेशन हुए हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनके सब थंब हैं, उनका सब कुछ है इसके अंदर। और ये दोस्तों को बुलाया था ताकि आप लोग मुलाकात भी हो जाए। डोनर्स के साथ खाना खाया। फैमिली के साथ मुलाकात की। अब्दुल रज़ाक साजिद साहब अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर थे, आप अंजुमन तालिबात इस्लाम की सदर थी, दोनों की शादी कैसे हो गई? ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने कर दिया और प्राइवेट भी। हमारे घर वाले भी ऑब्वियसली रिश्ता देख रहे थे और बहुत सारी जगहों पे कहा हुआ था और वालिदैन की भी ये ख्वाहिश थी कि जैसे मेरा इंटरेस्ट है इस तरह का कोई जीवन साथी मिले तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। तो फिर बहुत सारे लोगों को कहा हुआ था, ATI के ही कुछ जो साबकीन हैं वो रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। इनका रिश्ता कौन कौन लेके आया था? सैयद रियाज हुसैन शाह साहब रिश्ता लेकर आए थे, हमारे मुर्शद भी हैं वो। आप उनकी बैत हैं? जी बैत भी हूँ और मैंने उनसे पढ़ा भी है, स्टूडेंट भी हूँ मैं उनकी। और साजिद साहब भी उनके मुरीद हैं? जी साजिद भी उनके मुरीद हैं जी। तो जब आपका रिश्ता तय हुआ तो आपने साजिद साहब को देखा हुआ था पहले
और साजिद साहब से मिली हुई थी? जी, काफ़ी मुलाकात थी जी। तो इसमें पसंदीदगी भी शामिल थी या सिर्फ वालिदैन की मर्जी शामिल थी? नहीं, पसंदीदगी शामिल थी। कितने शादी को साल हो गए? ये साजिद को ज़्यादा याद होता है। 25 साल हो गए। 25 साल माशाल्लाह, 25 साल और कुछ महीने। तो कितनी दफ़ा लड़ाई हुई 25 साल में? मैं ही लड़ती हूँ, साजिद चूँकि लड़ते नहीं हैं, सो 25,000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं। ये आगे से जवाब नहीं देते आपकी लड़ाई? ये जवाब नहीं देते हैं। किन बातों पे लड़ाई होती है? घर में देर से आने से लड़ाई होती है, और घर में खाना बनाया होता है, बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि आज अब्बू के साथ डिनर करेंगे, अब्बू लेट आते हैं, डिनर करके आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा हो जाता है। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मैं ज़रा सख्ती करती हूँ, और साजिद कहते हैं कि सख्ती नहीं करनी, इस बात पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है साजिद साहब की? पेशेंस और काइंडनेस। कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, तनकीद नहीं करते हैं। ही इज़ वेरी पॉजिटिव मैन। और इनकी खामी क्या है? बीवियों से बेहतर तो कोई नहीं जानता। हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आप समझाती हैं ना ट्रस्ट करें? सब पर नहीं किया जा सकता, थोड़ी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। चैरिटी का काम है, ये मिलजुल के करते हैं, इसमें किसका रोल ज़्यादा है और किसका कम? वैसे तो सबको लगता है कि शायद मैं ही सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन आई मस्ट एडमिट कि साजिद का रोल ज़्यादा है। मुझे चैरिटी सेक्टर बहुत मुश्किल लगता था। मैं एक्चुअली चाहती भी नहीं थी कि इस सेक्टर में, क्योंकि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। घर का खर्च कौन चलाता है, साजिद साहब या आप? मैं चलाती हूँ। इनकी जो भी पे चेक होता है वो 100% मेरे पास होता है। साजिद फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं रखा। What do you think about your father? Is he different from other fathers? A lot busier, yeah. You don't like that he's a busy man? I don't mind it. It's part of the work. I understand it. It's just business. What do you know about Pakistan? There's a lot of problems in Pakistan, but I wouldn't be the best person to ask about each specific thing. But I think the best thing is the blindness that is helping in Pakistan, I'd say. Both look in the charity sector in terms of poverty there. I suppose that's the best thing he's doing there. He's really loving and he's really like kind to us, and he helps us a lot. When I need help, I can ask him and he can support me and give me advice on what to do. आप ये बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या करती हैं, और आपका अपने वालिद के बारे में क्या ख्याल है? I'm a university student in Portsmouth, and yeah, I study sociology. And what about your father? Well, of course, I think my father's a great parent, but I also admire the work that he has done for the charity, and I think it's nice to have a parent that you can look up to. पाकिस्तान के बारे में कितना जानती हैं? I feel like I know quite a bit about Pakistan. I went there not too long ago, in 2019. I was quite young back then, so I wouldn't say I know as much as my parents, but no, I feel like there's a lot of work to be done over there, and I think it's great that my parents are helping out in the best way that they can. मेरा नाम उर्वा है, मैंने यूनिवर्सिटी में I studied English literature. As a father, very understanding and very supportive. माँ खुद ही माँ तो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, जब मेरी माँ he was still in university, और मुझे याद है जब चैरिटी को फर्स्ट शुरू भी किया था, we were living in Nottingham, and मेरे अब्बू leaflets print out करते थे छोटे box room में। So I've seen the charity grow from our small house in a little box room into where it is today, and it brings me great pride to see how far my parents have come and the legacy that they have built and all the work that they are doing in Pakistan. आप अपने फादर के बारे में क्या समझते हैं, कैसा उनका काम है, क्या करते हैं? Yeah, most of our childhood memories are based around working as a family, setting up charity, so I take great pride in all the work that we're doing. आप ये बताएं कि पाकिस्तान में बच्चों को जो ग्रो अप करना है, बच्चों को परवरिश करना है, वो ज़्यादा मुश्किल है या यूके के अंदर जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनकी परवरिश करना मुश्किल है? मुझे लगता है कि यूके में फैमिली रेस करना
बहुत से लिहाज से ज़्यादा मुश्किल है। आपके 3 बच्चे जो हैं वो तो उर्दू बोलते हैं, 2 नहीं बोलते, तो क्या उन पे ज़्यादा एफर्ट नहीं हो सकी? असल में बड़े बच्चे जो होते हैं उसको वालिदैन रेज़ करते हैं, और मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आपके बड़े बच्चे रेज़ करते हैं। बड़े बच्चे ज़्यादा बड़े बहन भाइयों को फॉलो करते हैं माँ बाप के बजाय। तो ये चूँकि आपस में इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से इनको इंग्लिश आती है, उर्दू समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। और इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग में इनको दिलाने में आप किस हद तक कामयाब हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मैं उसमें बहुत कामयाब हूँ। बज़ाहिर बच्चे लगता है कि बहुत वेस्टर्न हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि ये बहुत इस्लामिक माइंडेड हैं, सभी पांचों। मिस्र पहुंचे। टांगे पर सवार होकर एहराम मिस्र देखने पहुंचे। काहिरा में रेड क्रिसेंट के दफ्तर आए। गजा के मुसलमानों के लिए खाने पीने की अशिया और इमदादी सामान की खुद पैकिंग की। इमदादी सामान के ट्रक रेड क्रिसेंट के हवाले किए। आज हम मिस्र काहिरा में जो रेड क्रॉस का ऑफिस है, जिसको यहाँ हलाल अमर कहते हैं मुसलमान दुनिया में, आप यहाँ आए हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, और ये ट्रक्स लेके आए हैं आप गाज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। और ये कब तक और कैसे यहाँ से जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज ये सेकंड डिलीवरी है रेड क्रिसेंट कैरो के साथ। ये यहाँ से रफ़ा बॉर्डर जाएंगे। रफ़ा बॉर्डर जरिए रेड क्रिसेंट जो गजा के अंदर है, जिससे हमारी जो पार्टनर डिलीवरी जो चैरिटी है वो डिलीवर करेंगे। तो यहाँ सामान जाएगा, वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ से ये हवाले करेंगे, रेड क्रिसेंट गजा के हवाले करेंगे, तो वहाँ लेकर अंदर जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला उन लोगों तक पहुँचेगी। ये कितने दिन में पहुँचेगी? आज रात तक वहाँ पहुँच जाएगी रफ़ा बॉर्डर में। रफ़ा बॉर्डर से आगे वो शॉर्ट वे है, और इंशाल्लाह ताला कल सुबह तक वहाँ ये लोग डिलीवर हो जाएगी। ये कितने लाख पाउंड का ये सामान है? ये कम से कम यहाँ जो अभी सामान जा रहा है, ये 3,65,000 का पाउंड का सामान है जो यहाँ से जा रहा है।